Hello everyone, good morning. Welcome to Literature Vidya. I am Ankita and today we are going to study a very important individual in the field of structuralism and he is Ferdinand de Saussure. फर्डिनेंड डी सोशोर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल है. इनफैक्ट वी कैन से कि वो कोर हैं स्ट्रक्चरलिज्म के, राइट? एंड ही इज समबडी हु इज a must ask in any examination associated to English literatures. तो ध्यान से पढ़ें, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें ताकि जब क्वेश्चन आए तो हम उस क्वेश्चन को क्रैक कर पाए, है ना? तो let's begin with Ferdinand de Saussure. We have already explained you the concept of structuralism in our previous video. So first go and watch that video on structuralism ताकि आपको structuralism का core concept समझ आए. And then we will build up from here with Ferdinand de Saussure. So let's begin. Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure was born on 26th November 1857 and he died on 22nd February 1913, right? उनका जन्म 26 नवंबर 1857 को हुआ and he died on 22nd February 1913. वो एक स्विस लिंग्विस्ट थे. कहाँ के? He was a Swiss linguist. सिम्योटिशियन थे, इसीलिए ही फर्डिनेंड डी सोशोर को हम फाउंडर भी बोलते हैं. किसका? सिम्योटिक्स का, राइट? व्हाट इज सिम्योटिक्स? सिम्योटिक्स इज द स्टडी ऑफ साइन. ओके, तो दो नाम हैं जो हम जब बोलते हैं हु इज द फाउंडर ऑफ सिम्योटिक्स, तो एक फर्डिनेंड डी सोशोर और एक सीएस पियर्स. ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा हुआ है. हु इज द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ सिम्योटिक्स? दैट इज फर्डिनेंड डी सोशोर एंड सीएस Peirce. What is the meaning of semiotics? It means the study of sign. Okay, तो अब फर्डिनेंड डी सोशोर एक स्विस लिंग्विस्ट है, एक सिम्योटिशियन है और एक फिलोसोफर भी है 20th सेंचुरी में. जो स्ट्रक्चरलिज्म थियरी है, जो स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है, वो 20th सेंचुरी में ही फ्लरिश होता है. ठीक है, अब ही इज द फाउंडर ऑफ सिम्योटिक्स विद फर्डिनेंड डी राइट. फर्डिनेंड डी सोशोर एंड सीएस पियर्स, ये दो नाम हैं जो सिम्योटिक्स के साथ एसोसिएटेड है. ओके, रिमेंबर दिस, important and it is asked in the exam. Okay, अब Leonard Bloom says that he has given us the theoretical base for the science of human speech, right? Leonard Bloomfield नामक एक इंसान है, वो कहते हैं कि फर्डिनेंड डी सोशोर ने हमें एक theoretical base दिया है to understand the human speech. ठीक है, अब he has reconstructed proto-indo-european language, right? उसने प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को रिकंस्ट्रक्ट करा है एंड ही हैज आल्सो गिवन अस द थ्योरी ऑफ लिरिंजल्स, राइट? किसकी थ्योरी दी है? ही हैज गिवन अस द थ्योरी ऑफ लिरिंजल्स. रिमेंबर, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि हु इज एसोसिएटेड विद प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज? फर्डिनेंड डी सोशोर. हु हैज गिवन अस द थ्योरी ऑफ लिरिंजल्स? फर्डिनेंड डी सोशोर. ओके, इसकी एक एक लाइन इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम, तो ध्यान से सुने, अंडरस्टैंड, रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट. ओके, आगे बढ़ते हैं. फर्डिनेंड डी सोशोर ने 1915 में एक वर्क लिखा है, अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, राइट? 1915 में he has written a piece of work that's the course in general linguistics. और ये जो काम है ये ओरिजिनली फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था. ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक वाज रिटन इन विच ईयर? इट वाज रिटन इन 1915 and it was originally written in which language? It was written in French. Then it was translated to English in which year? It was translated to English in 1959. 1915 में ये originally French language में लिखा जाता है, 1959 में इसको English translate कर दिया जाता है. In this, he said that language is a system in which various components exist in relation to each other. ये कहता है कि यहाँ पर in the course of general linguistic, he says कि लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है जहां पे डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट यूनिट्स जो है वो एक दूसरे के रिलेशन में एग्जिस्ट करती हैं. जब हम स्ट्रक्चरलिज्म के कोर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे, देन आई हैड
मेड यू अंडरस्टैंड कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो इस बात को मानते हैं कि कोई भी चीज आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती, हर चीज जो है वो रिलेशन में एग्जिस्ट करती है। इंडिविजुअल इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द रिलेशनशिप। ओके, तो ये यही कह रहा है, ये कह रहा है कि जो लैंग्वेज है वो बेसिकली है डिफरेंट यूनिट्स का एग्जिस्ट होना इन रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, उसके बाद में 1916 में, मतलब 1915 में ये वर्क लिखा गया था। 1916 में जब ये वर्क पब्लिश किया गया था, अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, तो ये मेजरली दो लोगों ने, उसके फॉर्मर स्टूडेंट्स ने, अब ये क्वेश्चन आरसेट में पूछा हुआ है एक बार कि जो कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स है, हु गॉट इट पब्लिश्ड, राइट? तो ये जो है ये इसके स्टूडेंट्स ने पब्लिश करवाया है, चार्ल्स बेले एंड एल्बर्ट शिकाया, राइट? चार्ल्स बेले और एल्बर्ट शिक ही हाया, राइट? शेक ही हाया नामक इंसान ने, दो लोगों ने, चार्ल्स बेले और एल्बर्ट शेक ही हाया ने इसको पब्लिश करवाया है, राइट? और ये जो पब्लिश की गई है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, ये बेसिकली नोट्स हैं जो लेक्चर्स के दौरान लिए गए थे, राइट? दीज आर मेजरली द पब्लिश्ड नोट्स, राइट, जो सोशोर ने दिए गए थे ड्यूरिंग हिज लेक्चर्स इन जिनीविया, राइट? तो कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक एक बुक नहीं है, मेजरली कलेक्शन ऑफ लेक्चर्स हैं जो फर्डिनेंड डी सोशोर ने उसके जिनीवा लेक्चर्स के दौरान, मतलब जिनीवा लेक्चर्स में जो उसने नोट्स दिए थे, वो नोट्स का कलेक्शन है। और ये जो पब्लिश कराए गए हैं ये उसके फॉर्मर स्टूडेंट चार्ल्स बेले और एल्बर्ट शेक ही हया ने पब्लिश कराए। रिमेंबर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब let's now, Sushor has given us a radical thinking into the nature of language, right? इसने completely the thought process of language, how is language formed, ये हमारे लिए completely change कर दिया, है ना? ओके, अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स गिवन बाय हिम। तो पहला कॉन्सेप्ट जो वो प्रेजेंट करता है वो है डायाक्रॉनिक और सिंक्रोनिक स्टडी, राइट? अब सिंक्रोनिक से तुम्हें समझ आता है, सिंक्रोनिक मतलब इन सिंक विद टाइम, है ना? तो इन सिंक विद टाइम का मतलब है कि व्हाट डज अ पर्टिकुलर वर्ड मीन during that period, right, or during that present moment. Okay, so that is synchronic. Synchronic का क्या मतलब होता है? Synchronic is what a word means within that period as a general system of language. So synchronic is the current state of language. Synchronic क्या है? Synchronic है current state of language. Okay, उस टाइम उस पर्टिकुलर वर्ड का लैंग्वेज में क्या मतलब है, जब हम इस चीज को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिंक्रोनिक स्टडी। अब डायाक्रॉनिक क्या होती है? डायाक्रॉनिक स्टडी होती है जब हम किसी वर्ड को हिस्ट्री में जाके स्टडी करते हैं, राइट? हाउ द वर्ड एक्वायर्स मीनिंग ओवर टाइम, राइट? जब हम किसी वर्ड को हिस्ट्री में जाके स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि एक वर्ड ने हिस्टोरिकली क्या मीनिंग अटेन किया है, दैट इज कॉल्ड द डायाक्रॉनिक स्टडी। ठीक है, तो दो टर्म्स हैं, एक है सिंक्रोनिक जिसका मतलब है इन सिंक विद टाइम, व्हाट डज अ पर्टिकुलर वर्ड मींस नाउ। नाउ में करता है करंट स्टेट ऑफ लैंग्वेज के बारे में हम बात करते हैं, राइट? करंट स्टेट ऑफ लैंग्वेज के बारे में हम बात करते हैं। और जो दूसरी टर्म है वो है डायक्रॉनिक। डायक्रॉनिक क्या है? डायक्रॉनिक मतलब एक, इट इज, वी आर लुकिंग इनटू देन, राइट? मतलब व्हाट अ वर्ड मेंट इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में एक वर्ड का क्या मतलब था, राइट? व्हाट अ वर्ड मेंट इन हिस्ट्री। ठीक है, तो जैसे मान लो हम एक वर्ड लेते हैं ग्लैमर, राइट? ग्लैमर एक वर्ड लेते हैं, तो ग्लैमर का आज का मतलब क्या है हमें पता है, वी एसोसिएट ग्लैमर टू हीरो एंड हीरोइन। हम ग्लैमर वर्ड एसोसिएट करते हैं विद अ person who's well renowned, or maybe a person who has a very charming personality, that the person has a glamour within him. Okay, और पर अगर हम इसी वर्ड ग्लैमर की डायाक्रॉनिक स्टडी करेंगे तो ग्लैमर एक बार में विचेस के साथ एसोसिएट किया जाता था, है ना? तो अगर हम इसकी डायाक्रॉनिक स्टडी करेंगे तो ग्लैमर का मतलब है विच, राइट? विच या विच से एसोसिएटेड टास्क के साथ ग्लैमर एसोसिएट किया जाता। तो दिस is the meaning of word synchronic and diachronic. I hope we are clear with this. Synchronic और diachronic के साथ हम clear हैं, ठीक है? Now let's move forward
एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ओके हियर अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस एग्जांपल, ग्रामर अगर डायक्रॉनिक स्टडी की बात करें तो ये विचेस के साथ एसोसिएट किया जाता है, पर अगर हम नाउ के साथ सिंक्रोनिक के साथ एसोसिएट करें तो ब्यूटीफुल और फेमस के साथ एसोसिएट किया जाता है, ठीक है। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट, जो दूसरा कॉन्सेप्ट फर्डिनेंड डी सोशोर ने दिया है वो है लैंग और परोल। अब लैंग क्या है? लैंग का मतलब है सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। लैंग का मतलब है सेट ऑफ रूल्स। जब हम स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ रहे थे, मैं उसका कोर कॉन्सेप्ट समझा रही थी, तो मैंने बताया था कि हर चीज इंटरकनेक्टेड होती है। हम आइसोलेशन के बजाय रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। जो यूनिट्स होती हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की, वो अरेंज होती है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स, राइट। तो वो सेट ऑफ रूल्स जिसके बेसिस पे यूनिट्स अरेंज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लैंग। और याद रखो जो लैंग है, ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं, जो लैंग है वो यूनिवर्सल होते हैं, मतलब दे आर मेजरली सेम फॉर ईच एंड एवरी लैंग्वेज। इसमें कुछ नहीं बदलता। ये जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं दे आर यूनिवर्सल इन नेचर, ओके। सो लैंग का क्या मतलब है? लैंग आर द सेट ऑफ रूल्स, राइट, बाय विच यू कंबाइन डिफरेंट यूनिट्स टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड दे आर कॉमन टू ऑल यूजर्स ऑफ लैंग्वेज। मतलब ये यूनिवर्सल है नेचर में। इज इट क्लियर? आई होप यू आर क्लियर विद लैंग। अब अगला जो वर्ड आता है वो है परोल। परोल का क्या मतलब है? परोल है एवरीडे स्पीच। परोल मतलब परोल हर इंसान की अलग होती है, वो हमारी एवरीडे लैंग्वेज होती है, वो मेजरली हमारी लाइव लैंग्वेज होती है, उसमें डायलेक्टिकल चेंजेस हो सकते हैं, है ना, तो वो परोल है। इज इट क्लियर? एवरीडे स्पीच, वर्ड्स यूज इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, राइट। हर डायलेक्ट की जो परोल होती है वो डिफरेंट होती है, पर किसी भी लैंग्वेज की जो लैंग होती है वो सेम होती है, राइट। ओके, इट इज अ लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, इट्स द लाइव लैंग्वेज। परोल क्या है? परोल एक लाइव लैंग्वेज है, ठीक है। तो अगर हम अब लैंग और परोल की बात करें तो हमें समझ आ गया कि लैंग और परोल क्या होती है। देखो, अब लेट्स टॉक अबाउट लैंग और परोल। कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुने और इन्हें याद रखें, ठीक है। लैंग क्या होती है? लैंग मेजरली कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसकी बेसिस पे कोई भी लैंग्वेज फंक्शन करती है, राइट। कोई भी लैंग्वेज के फंक्शन करने के लिए उसे कुछ रूल्स चाहिए होते हैं और वो रूल्स किसी भी लैंग्वेज के लिए यूनिवर्सल हैं, और उन सेट ऑफ रूल्स को हम क्या बोलते हैं? उन सेट ऑफ रूल्स को हम लैंग बोलते हैं, राइट। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। अगर परोल भी है ना तो परोल का भी एक लैंग होगा, ठीक है। अब हम वर्ड आता है परोल। परोल क्या होती है? परोल होती है लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। परोल की अगर हम बात करें परोल की, तो परोल क्या होती है? परोल होती है लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मतलब तुम्हारी लाइव लैंग्वेज, मतलब दो इंडिविजुअल की जो परोल है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि हरियाणा का इंसान जो है ना, उसकी परोल कुछ और होगी, राइट। उसकी जो लाइव लैंग्वेज होगी वो अलग होगी। पर जो राजस्थान का इंसान है उसकी जो परोल होगी वो अलग होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की परोल एक कॉन्टेक्सचुअल लैंग्वेज होती है, इसलिए वो अलग अलग होगी, इनके डायलेक्ट्स अलग हैं, ठीक है। पर इन दोनों का जो परोल होगा वो सेम होगा। इन दोनों का जो परोल होगा, जो सेट ऑफ रूल्स से ये डिटरमाइन होगी, वो सेम होगा, राइट। आई होप वी आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग एंड परोल। लैंग एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, पर परोल एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, पर परोल हर इंसान, हर लैंग्वेज के लिए सेम है। इज इट क्लियर? आई होप वी आर क्लियर विद लैंग एंड परोल, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की, जो हमें फर्डिनेंड डी सोशोर ने दिया है, दैट इज कॉल्ड द रिलेशनल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। अब रिलेशनल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज क्या है? रिलेशनल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, वर्ड्स हैव नो इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वर्ड्स जो हैं उनकी खुद की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। वर्ड्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन रिलेशन टू अदर वर्ड्स, ठीक है। रिलेशनल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज में वो क्या कह रहा है कि कोई भी वर्ड जो है उसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन रिलेशन टू अदर वर्ड्स। वो हमेशा दूसरे वर्ड्स के ही रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, वो हमेशा दूसरे वर्ड्स के रिलेशन में ही मीनिंग डिराइव करता है। खुद का उस एक पर्टिकुलर वर्ड का कोई वजूद नहीं है। इज इट क्लियर? यस। मीनिंग ऑफ वन वर्ड इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द अदर वर्ड,
ठीक है। मीनिंग इज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स। तो क्या कहता है, मीनिंग जो है इट इज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो कैट है, कैट इज अ कैट बिकॉज इट इज नॉट अ बैट, बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ बैट और मे बी रैट और मे बी मैट, है ना। तो आई होप वी आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। ये मेजर कोर कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरलिज्म का। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दिस व्हाइल वी वर एक्सप्लेनिंग यू स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है कि कोई भी वर्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसका मतलब इंडिपेंडेंटली नहीं निकल सकता, राइट। इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन रिलेशन टू अदर वर्ड्स. It has its meaning because the word is different from other word. Cat cat इसलिए है क्योंकि वो bat या hat नहीं है, right? क्या बोल रहे हैं स्ट्रक्चरलिस्ट? स्ट्रक्चरलिस्ट बोल रहे हैं कि किसी भी वर्ड का मीनिंग जो है वो दूसरे वर्ड के डिफरेंस की वजह से निकलता है। ओके, I hope I have tried to explain you this concept as much clearly as I can, right? Meaning emerges out of difference or opposition between the words. Is it clear? Difference या opposition की वजह से meaning derive होता है. Is it clear? Yes? Are we clear with what is the relational theory of language? अब आगे चलते हैं. Let's move forward and let's talk about relationship between words and its meaning is not natural but arbitrary. अब ये क्या कह रहा है कि relationship between words and their meaning is not natural but arbitrary. मतलब क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि अगर हम कहें let's take a word cat, ठीक है, तो कह रहे हैं जो कैट वर्ड है वो जब कैट इंसान इस दुनिया में आई थी, जब कैट इस दुनिया में आई थी तब वो अपने साथ ये नाम लेकर नहीं आई थी कि भाई मैं कैट हूं. Cat did not tell us that my name is cat. हमने उसको नाम दिया है cat. और वो because हम उसको constantly cat 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 बोल रहे हैं, इसीलिए अब हमें ऐसा लगता है कि वो एक natural thing है जो वो अपने साथ लेकर आई है ना. But this is not so. The cat innately did not bring its catness with it. We have attributed catness to it. Do you understand? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी वर्ड और उसका मीनिंग का नेचुरल रिलेशनशिप नहीं है. मतलब वो जन्म से वो रिलेशनशिप नहीं लेकर आई है. इट इज आर्बिट्ररी. क्यों? क्योंकि इंसान ने उसको वो मतलब दिया है. एंड बाय द कांस्टेंट यूसेज ऑफ दैट वर्ड वी हैव मेड टू अपीयर दैट थिंग एज नेचुरल, है ना. जैसे जब हम फेमिनिज्म पढ़ेंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे आगे भी जाके कि कोई एक प्रोसेस होता है जो नेचुरल नहीं होता, बट क्योंकि हम उसको डे इन डे आउट प्रैक्टिस करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर में वो शामिल हो जाता है, राइट. जब हम किसी भी एक्टिविटी को एवरीडे करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक्टिविटी उसी इंडिविजुअल के को एट्रीब्यूटेड है, राइट. वो ही इंडिविजुअल वो नेचुरली उसी चीज के लिए बना हुआ है, पर ऐसा नहीं होता. इट इज बिकॉज ऑफ द रेपिटेड यूसेज कि हमें ऐसा लगता है. लगने और होने में बहुत अंतर है. सो दैट्स व्हाट हियर ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि कोई भी वर्ड और उसका मतलब नेचुरल नहीं होता. इट इज आर्बिट्ररी. द ह्यूमन हैज गिवन अ वर्ड इट्स मीनिंग. ओके, तो क्या कह रहे हैं? द वर्ड इज नॉट इनेटली born with meaning, yes, but in fact the meaning is produced by repeated usage. Meaning produce कैसे होता है? Because of repeated usage. Meaning is not natural, but by repeated usage over time, it appears natural and a convention. Because हम उसको repeatedly use करते हैं तो हमें वो ऐसा लगता है कि वो natural है या फिर एक convention है, पर ऐसा होता नहीं है. There is no real relationship between a word and its meaning. कोई real या natural relationship नहीं होता. वो जो word है उसको meaning इंसान ने दिया है ना. तो रिलेशनशिप आर्बिट्ररी होती है, राइट. जैसे मान लो कैट, अ 4-legged furry animal. Cat does not declare its catness. Cat जब पैदा हुई थी तब it did not declare its catness, but we attributed catness to it. ठीक है. I hope now we are clear with what Ferdinand de Saussure is trying to say. जब वो कहता है कि कोई भी वर्ड अपना मतलब नेचुरली लेकर नहीं आता, हम उसको उसका मतलब या उसका वर्ड या उसका मीनिंग देते हैं. So it's saying any word और उसका मतलब do not have a natural relationship. जो relationship is arbitrary. Clear? 3 concepts clear हो गए. Synchronic और diachronic study, Lang और Parole, relational theory of language, meaning derived out of the difference, and that the word and its meaning does not have a natural relationship. The relationship is arbitrary. I hope we are clear with all these 4 concepts. Yeah.
Should we move forward? Okay, let's move forward now with the fifth concept, that's the signifier and the signified. अब एक टर्म है signifier और एक टर्म है signified. तो अब इस कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं, ध्यान से देखिए. सिग्निफायर और सिग्निफाइड को समझने की कोशिश करते हैं. वर्ड क्या है? वर्ड है सिग्निफायर. सिग्निफायर का क्या मतलब होता है? सिग्निफायर जो टर्म है वो एक मेजरली एसोसिएटेड होती है किसी भी वर्ड से, ठीक है, या फिर किसी भी फिनोटिक से. अगर हम उसको क्लियरली डिफाइन करें, मतलब साउंड से. जैसे जब हम बोलते हैं एप्पल, हमने क्या बोला? हमने बोला एप्पल, ठीक है. तो हमें क्या सुनाई दिया? हमें एक वर्ड सुनाई दिया एप्पल, है ना. तो ये जो एप्पल हमें सुनाई दिया, ये जो फिनोटिक साउंड हमें सुनाई दी, ये सिग्निफायर है, ठीक है. अब दूसरी टर्म जो इसने हमें वो है सिग्निफाइड, राइट. अब सिग्निफाइड क्या है? अब सिग्निफाइड है कि जब हम एप्पल वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में, राइट, हमारे माइंड में एक इमेज कॉन्स्ट्रक्ट होती है, राइट. एक एप्पल की इमेज कॉन्स्ट्रक्ट होती है रेड कलर का, है ना. एप्पल अ डे लीड्स डॉक्टर अवे, ठीक है. ये एक इमेज कंस्ट्रक्ट होती है हमारे माइंड में, है ना. तो ये जो इमेज कंस्ट्रक्ट होती है हमारे माइंड में, ये जो मेंटल इमेज कंस्ट्रक्ट होती है हमारे माइंड में, उस वर्ड, उस फिनोटिक साउंड की, वो होती है सिग्निफाइड. आई होप वी आर क्लियर विद सिग्निफायर जो एक फिनोटिक साउंड है, और सिग्निफाइड जो हमारी मेंटल इमेज कंस्ट्रक्ट होती है उस वर्ड से एसोसिएटेड, राइट. दैट्स द सिग्निफाइड. इज इट क्लियर? सो नाउ लेट्स लुक signifier and signified. Signifier is a word, that's the sound, है ना, phonetics. Signified is the mental image of that thing, okay. And the relationship between the signifier, again, ये signifier और signified की जो relationship है वो arbitrary है. क्यों? क्योंकि जो हमें एप्पल बोला और जो हमें इमेज बनी एप्पल की, वो कोई नेचुरल नहीं है, ये हमने विद टाइम डिराइव करी है ये, ठीक है. तो मतलब ये कह रहा है कि कोई भी दो वर्ड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो नेचुरल नहीं होता, वो आर्बिट्ररी होता है, वो ह्यूमन कंस्ट्रक्टेड होता है, ये कहना चाह रहा है सोशोर, ठीक है. और सिग्निफायर और सिग्निफाइड को मिला के क्या बनता है? साइन बनता है. साइन इज मेड आउट ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, ओके. अब क्लॉड लेवी स्ट्रॉस नामक एक स्ट्रक्चरलिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिसने इस कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म को अपने एंथ्रोपोलॉजी में काफी ज्यादा डेवलप किया है विद द आइडियाज ऑफ रिचुअल, मिथ्स एंड किंगशिप, राइट. सो ही इज सेड टू बी अ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, राइट. इसीलिए हम उसको स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं. अब एक और कॉन्सेप्ट है जो फर्डिनेंड डी सोशोर के साथ एसोसिएटेड है, वो है स्पीच सर्किट. अब उसने एक स्पीच सर्किट दिया है. अब स्पीच सर्किट क्या है? वो कहता है कि कोई भी स्पीच तीन पार्ट में एसोसिएटेड है. एक हमारी ब्रेन, एक लैंग जो कि सेट ऑफ रूल्स होता है, और एक परोल मतलब लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट. ये तीन चीज मिलके, ब्रेन, लैंग और परोल, ये तीन चीज मिलके क्या बना देती हैं? ये बना देती हैं हमारा स्पीच सर्किट, ठीक है. आई होप नाउ वी आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, पहला हमको क्लियर है डायाक्रॉनिक और सिंक्रोनिक स्टडी, ठीक है. दूसरा हमें क्लियर है लैंग एंड परोल. तीसरा हमें क्लियर है सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. चौथा हमें क्लियर है रिलेशनल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, राइट. पांचवा, है ना, और पांचवा हमें क्लियर है कि वर्ड और उसके मीनिंग का जो रिलेशनशिप होता है, इट इज नॉट नेचुरल, it is arbitrary, right. And sixth, we are clear with the concept of speech circuit, ठीक है. आई होप वी आर क्लियर. देन हमें पता है 1916 में जो बुक लिखी गई थी कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, वो पहले फ्रेंच में लिखी गई थी, बाद में उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था 1959 में, है ना. कब ट्रांसलेट किया गया था? 1959 में, है ना, बाय चार्ल्स बेले एंड एल्बर्ट शिखाया. Okay, I hope now we are clear with the concept of Ferdinand de Saussure. So we wrap up the session here. This is very very important. अगर कोई concept समझ नहीं आया तो वापस जाएं, फिर से देखें, understand the concept, because
सिर्फ एक नहीं, 2-3 सवाल आते हैं इस कॉन्सेप्ट से. ओके, सो see you in the next session. If you like the video, please hit the like button, share, subscribe the channel, give your important feedback. That's the protocol you have to follow. Next lecture, we are going to study about Noam Chomsky, which is again an important individual, and a question from him is like every year you get a question from Noam Chomsky. Okay, so bye, study hard, see you in the next class.